सुमित बेटा, पूरा 1 महीना हो गया है, मैंने दवाइयाँ नहीं खाई हैं। हो सके तो कम से कम 5-7 दिन की ही दवाइयाँ ला देना मेरी। अरे जब मम्मी जी के लिए दवाइयाँ ला ही रही हो तो वहीं से आते आते मेरा भी ब्लाउज डला हुआ है सिलने के लिए, मेरा ब्लाउज भी उठा कर ले आना। और हाँ, 700-800 रुपए हुए हैं उसके सिलाई के, 700-800 रुपए दे देना। और बता दो किस किस को क्या लग रहा है तो वो भी ले आऊंगा। अब क्या है ना, मेरे पास तो पैसों का झाड़ लगा हुआ है, जाकर झाड़ हिलाऊंगा और पैसे गिरेंगे तो मैं जाकर पैसों से तुम लोगों का सामान ले आऊंगा। बस घर से निकला नहीं कि कोई दवाई ला लेना, कोई ये ला देना, कोई वो ला देना। आप लोगों को समझदारी नाम की चीज नहीं है। बेटा पहले दवाइयाँ जरा जरूरी है तो दवाइयाँ लेकर आना, कोई जरूरत नहीं है तुझे ब्लाउज लेकर आने की। अभी पूरी अलमारी भरी पड़ी है साड़ियों से, उन्हीं में से कोई साड़ी पहन लेगी बहू अपनी मौसी के लड़के की शादी में। कोई जरूरी नहीं है कि नई साड़ी का ही ब्लाउज सिले तभी पहनेगी। मम्मी जी आपकी भी कोई दवाइयाँ इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, मरी नहीं जा रही हैं आप दवाइयों के बिना। 1 महीने से दवाइयाँ नहीं खाई तो मरे नहीं आप, समझ में आई? यदि ब्लाउज का लाना जरूरी नहीं है तो दवाइयों का भी लाना जरूरी नहीं है। यदि ब्लाउज नहीं आया तो दवाइयाँ भी नहीं आएंगी, समझ लो सुमित। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? मैं अपने बेटे से दवाइयाँ भी ना मंगाऊंगा। आज मेरी बेटी की सैलरी आने वाली है इसलिए मैं दवाइयाँ बुला कर रख रही हूँ। अरे तुझे पता है ना मुझे बीपी शुगर की परेशानी है, यदि मैंने दवाई गोली नहीं खाई तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। पड़ी तो नहीं है ना आप, जब पड़ेंगी तब देखा जाएगा, अभी कोई दवाई नहीं आएगी। मेरे मौसी के लड़के की शादी आने ही वाली है। तू तो ये चाहती ही है कि मैं बीमार पड़ूं और जल्द से जल्द मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं ताकि इस घर में तेरा अकेला राज हो जाए। बड़ी आई। अच्छा आपके इस घर में रखा क्या है अब ये बताओ मुझे। अरे एक चूड़ी के डब्बे के लिए तरस रही हूँ मैं। पहले तो सोचा था कि चलो अच्छा खासा आदमी कमा लेता है, अब आदमी की सारी सैलरी मेरे पास आएगी, लेकिन कहाँ, बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है आप लोगों ने। हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला है, वो खुद ही गया है अपनी पत्नी को लेकर। हाँ, अब अपने बेटे को शब्द बोलेंगी, अपनी बहू को बार बार अपमानित करेंगी तो ऐसा तो होगा ही। बड़ी बहू का नाक में दम करके रखा था, अब छोटी बहू के करने लगी हो। लगता है मुझे भी इस घर से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जाना पड़ेगा। देर क्यों कर रही है तू? जाना जा, कल की जाने वाली अभी की अभी चली जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे जाने से। जिसके जाने से फर्क पड़ रहा था तो वो तो आज भी पड़ रहा है, लेकिन तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, न तू काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। अरे चुप करो आप दोनों, ऑफिस जाते समय किचकिच चालू कर दिया। रोज का तुम लोगों का यही नाटक हो गया है। मैंने बता दिया बेटा, यदि दवाई नहीं आई तो तू समझ जाना मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। यदि दवाइयाँ आएंगी तो साथ में ब्लाउज भी आएगा मेरा। यदि आपने मेरा ब्लाउज नहीं लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी अपना सारा सामान पैक करूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि खाना पीना तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। बेचारा हमारा बेटा कितनी टेंशन में रहता है, घर का खर्च चलाए कि अपनी बीवी का खर्च उठाए, समझ में नहीं आता। माँ का तो कोई खर्च ही नहीं है, बीवी का अकेला खर्च है। बीवी का खर्च दिख रहा है आपको? अरे आपका खर्च नहीं चला रहा है क्या? अपनी जुबान बंद रख ले वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी मम्मी जी आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता है। जो औरत अपने कमाऊ पुत, अपने बड़े बेटे, अपने इतने संस्कारी बेटे को घर से जाने से रोक नहीं सकी, वो औरत क्या ही हम लोगों की होगी। अशोक और नीलम के जाते ही ये घर जैसे खाने को दौड़ने लगा है। इस घर में ना ही खुशहाली लगती है और ना ही बरकत। ये घर कैसा लगने लगा है। मेरा छोटा बेटा सुमित नौकरी भी कर रहा है और मेरे बेटे से ज्यादा भी कमाता है, तो भी इस घर में बरकत नहीं है। और जब अशोक कमा कर लाता था इस घर में तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होने देता था। समय पर मेरी दवाई गोली आ जाती थी, समय समय पर खर्चे हो जाते थे घर में, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होती थी। आने जाने वालों का खर्चा भी मेंटेन हो जाता था। त्योहार बार में मुझे साड़ियाँ भी देता था मेरा बेटा। कितनी खुशहाली थी जब अशोक और नीलम इस घर में थे, तो कम पैसों में भी शांति थी घर में। वो तो मेरे ही चिड़चिड़ेपन के कारण और मेरे ही गुस्सैल स्वभाव के कारण आज वो लोग यहाँ नहीं है। छोटी बहू सही ही बोल रही है, उसने जो कुछ भी किया है वो सब तो मुझे और सुमित को देखकर किया है। जब मैं और सुमित ही अपनी बड़ी बहू के बारे में उसके सामने भला बुरा बोल रहे थे तो वो तो बोलेगी ही, स्वाभाविक सी बात है। हमने ही अपनी बड़ी बहू को, अपने बड़े बेटे को मोना की नजरों में गलत बताया है। बस इसी बात के कारण मेरा अशोक का दिल टूट गया, जिसके कारण वो ये घर छोड़कर चला गया। अशोक और नीलम के जाते ही इस घर की खुशहाली भी चली गई, इस घर की बरकत भी चली गई। ना जाने कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा। मुझे तो अपने बेटे की बड़ी याद आती है। 1.5 महीने हो गए इस घर से मेरे बेटे को गए हुए, लेकिन इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि पता चल जाए मेरा बेटा कहाँ है, पता नहीं चल पा रहा है। रमा जी, ओ रमा जी कहाँ गई? आप रमिला, क्या बात है? आजा अंदर आजा। आप रमिला आजा, बैठ। जी पहले तो अपने आंसू पोंछो, क्योंकि जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। मेरे बेटे बहू के जाने का दुख, इससे बढ़कर और कुछ दुख नहीं है मेरे को।
जी जी, आपके बेटे बहू के बारे में ही बात कर रही हूँ। जी जी, आपको पता है मैं कल जब सब्जी मार्केट गई थी तब मुझे नीलम बहू दिखी थी वहाँ। नीलम बहू सब्जी ले रही थी। क्या तुझे नीलम बहू दिखी? कैसी है मेरी नीलम बहू? बता प्रमिला, कैसी है? उसके साथ मेरा पोता भी था। कैसा है मेरा पोता? बता प्रमिला। जी जी, नीलम अकेले आई थी सब्जी मार्केट सब्जी खरीदने। जी जी, मैंने उससे खैर खबर पूछी तो बोल रही थी कि अच्छे हैं, बहुत सुखी हैं। हाँ, सुखी क्यों नहीं रहेंगे? ऐसे नरक खाने से निकल जो गए हैं मेरे बहू बेटे। मैंने तो उनकी जिंदगी नरक बना दी थी। नीलम बहू ने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे बारे में पूछकर करेगी भी क्या बेचारी? मैंने उसकी इतनी आत्मा दुखाई है। नहीं नहीं जीजी, आपको गलतफहमी हुई है। नीलम बहू ने बकायदा आपके बारे में पूछ रही थी कि माँ जी कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है। वो आपसे मिलने आना चाहती है, लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं आप लोग उन्हें घर से भगा न दे, इसलिए बेइज्जत होने के डर से वो लोग इस घर में नहीं आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। उसका सोचना भी तो सही है। गलत क्या बोल रही है बेचारी? वैसे कहाँ रहती है प्रमिला मेरी बहू? जी जी, इतना बड़ा शहर है इसलिए आपको पता नहीं चल पाया। यही 40-50 घर के आगे एक जो कॉलोनी बनी है नई, उस कॉलोनी में किराए के मकान पर रह रहे हैं वो दोनों। आप कहो तो हम कल चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वो आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। नहीं नहीं प्रमिला, किस मुंह से जाऊंगी मैं अपने बेटे बहू के पास? अब तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती। उनके सामने खड़े होने की औकात नहीं रही मेरी। खैर खबर जान लिया, बस इसी में संतुष्टि मिल गई। बहुत खुशी हो रही है ये बात जानकर कि वो लोग अच्छे रहते हैं। बस यही बात जानना था। अब हमारी भुगत मान जो भी है, हम तो भुगत ही रहे हैं। ये सजा तो बहुत कम है हम लोगों के लिए, और भी बड़ी सजा मिलना चाहिए हम लोगों को। जिस तरीके का उस लड़की के साथ हमने व्यवहार किया है, अपने इतने अच्छे राम जैसे बेटे के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए तो हमें ऐसा ही दंड जीवन भर भोगना पड़ेगा। जी जी, जब भी आपको आपके बहू बेटे से मिलना होगा मुझे बता दीजिएगा, हम लोग ऑटो से चले जाएंगे उनसे मिलने। ठीक है प्रमिला। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, बस यही बात बताने के लिए आई हुई थी। लो, यहाँ महारानी जी सोई हुई हैं और वहाँ मैं नौकरों की तरह काम कर रही हूँ। आपको ही ठंड लग रही है, मुझे नहीं लग रही है ठंड। इतना ठंडा पानी है टंकी का, मैं बर्तन वर्तन नहीं मल सकती हूँ। मोना, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है, हाथ पैर दर्द से फटे जा रहे हैं, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, इसलिए मैं गोली खाकर थोड़ी देर लेटी हुई हूँ। तो मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मलना है तो पानी गर्म कर लो। मुझे क्या आपने अपनी बड़ी बहू की तरह बेवकूफ समझा है? मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब जो बहानेबाजी आज आप कर रही हैं ना, ये सब अपनी बड़ी बहू के सामने किया करती थी आप क्या सोच रही हैं? इन सब बातों में मैं आ जाऊंगी? मैं आने वाली नहीं हूँ। उठो और उठकर बर्तन मांजो। नहीं बेटा, मैं बहानेबाजी नहीं कर रही हूँ, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मेरी तबीयत सच में अच्छी नहीं लग रही है। इतने दिनों से एक तो दवाई नहीं खा रही हूँ मैं, तो चक्कर अलग आ रहे हैं और ऊपर से बुखार अलग आ गया है। मैं कर दूंगी बेटा, मैं तबीयत ठीक होने के बाद बर्तन मांज दूंगी, तुम रहने दो। मैं ऑफिस से आकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। तुम दोनों ही एक नंबर के मट्ठर हो गए हो, मट्ठर। क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्या तुम्हारी माँ मर गई है जो तुम इतनी जोर जोर के चिल्ला रहे हो? चुप करो, बहुत बोलती हो तुम। ये कैसे शब्द बोल रही हो? और क्या करूं तो? गला फाड़ फाड़ के क्यों? किस लिए गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? कौन सी आफत आन पड़ी? कौन सी मुसीबत आन पड़ी? यहाँ मेरे शरीर है तो ठंडा हुआ जा रहा है काम कर करके। ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है, तुम्हारी माँ रजाई गद्दे में दब दब कर सो रही है और यहाँ मैं नौकर की तरह काम कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानती? यदि तुम्हारी माँ काम नहीं कर सकती तो मैं भी काम नहीं कर सकती। एक काम वाली कैसे भी करके अरेंज करो। इतना तो कमा रहे हो ना कि एक काम वाली के लिए पैसे जुट जाए तुम्हारे पास। कमा रहा हूँ नहीं, कमा रहा था। कमा रहा था? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा सुमित? क्या बात है? हर दिन ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आज बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है और बोला है कि दोबारा ऑफिस में कदम रखने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? पहले तो दाल रोटी का जुगाड़ हो ही जाता था, अब उस दाल रोटी का सहारा भी भगवान ने हमसे छीन लिया। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे? किसकी हमने ऐसी आत्मा दुखा दी है जो हमें ये सजा मिल रही है? किसकी क्या? अपने भैया भाभी की आत्मा दुखाई है मैंने। अपने भैया भाभी को भला बुरा बोला है, अपने देवता समान भाई के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, देवी समान भाभी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तो ये सब उसी का दंड मिल रहा है। अब क्या करेंगे? कैसे घर चलाएंगे? बताइए, कैसे घर चलेगा? मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत नौकरी भी नहीं मिल सकती, नौकरी ढूंढने के लिए पूरा 1 महीना लगेगा। और वैसे भी इस शहर में तो अब मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी के संपर्क शहर की सारी कंपनियों से है। ऑलरेडी मेरी कंपनी में मेरी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, इसलिए दूसरी कंपनियों में भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ही एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ जो अभी कुछ समय से लेट पहुँचता था। और ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम मुझे समय से खाना पीना चाय नाश्ता बना कर देती तो मैं समय से ऑफिस पहुँचता। भाभी जब किचन में काम करती थी, जब भाभी इस घर में हुआ करती थी, तो भाभी
5 बजे उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर देती थी, टिफिन बनाकर देती थी, ताकि मैं समय से ऑफिस पहुंच जाऊं। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें भला बुरा सुनाया। हाँ हाँ, आप अपनी नौकरी जाने का दोष भी मेरे मत्थे मढ़ो। सारा दोष तो आप मुझे ही देते हो। मेरी ही गलती है। इस घर में मैं ही अकेली काम करने वाली नहीं हूँ। आपकी माँ भी काम करने लायक है, कोई इतनी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई है कि अपने हाथ पैर चलाकर आपके लिए टिफिन नाश्ता नहीं बना सकती हैं। अरे मैं ही अकेले क्यों करूँ इस घर में काम? ये बताइए, आप लोगों ने अपनी भाभी को इतना दुख दिया, इतना परेशान किया कि आखिर वो ये घर छोड़कर चली गई। ये सब कुछ आप लोगों के कारण हुआ है। मैं तो चलो फिर भी 4 दिन हुआ था आई हुई। आप लोगों की हरकतें देख देखकर मैं भी उन लोगों की इज्जत नहीं करती थी, उन लोगों के सामने बदतमीज करती थी, मैं उन लोगों को भला बुरा सुना देती थी। ये सब कुछ आप लोगों के कारण ही हुआ है। यदि आप लोग अपने घर के बहू बेटों की इज्जत करते तो मैं भी करती, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मेरे सामने ये सब तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझ में आई? बेटा अब ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। बेटा मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है। बार बार एक ही बात के लिए क्यों मुझे दोष दे रही हो आप? जहाँ खुशहाली रहती थी, अंधन से घर भरा रहता था, वहाँ आज कुछ नहीं है, घर पूरा खाली हो गया है। मैं तो कहती हूँ इस घर को ही बेच डालो। इस घर को बेचकर सारा पैसा बैंक में जमा कर दो और हम लोग चलकर एक किराए के मकान में रहते हैं। एक काम करते हैं, एक दुकान खोल लेते हैं छोटी सी किराने की। तुम पागल हो गई हो क्या बहू? हम अपना मकान नहीं बेचेंगे। अरे दर दर की ठोकरें खाने की नौबत आ जाएगी। मकान नहीं बेच सकती हो तो भूखी मरो। अरे आप दोनों शांत रहो, मुझे कुछ सोचने दो, थोड़ा समय दो मुझे। पागल जैसे लगने लगा है अब तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। आप दोनों की चिक 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 सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा सर फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आप दोनों के कारण मैं अपने आप को ही खत्म न कर लूं। नीलम, काश मैंने तुम्हारी बात पहले ही मान ली होती। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम मुझे बार बार मेरी माँ की, मेरे भाई की सच्चाई बताते रही, लेकिन मैं तुम्हारी बात को ना समझ सका। मैं सोचता था कि तुम मुझे मेरी माँ और मेरे भाई के खिलाफ भड़काती हो। आप जाने दीजिए, पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठ रहे हैं? दुख होता है इन सब बातों को सोचकर। हम तो इस बात से खुश हैं कि जब जागे तभी सवेरा। देखो हम उस घर से निकल गए तो आज इतने कम समय में हमारे पास अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान है जिससे हम अपना खुद का गुजर बसर कर सकते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यदि तुम अपने गहने जेवर ना देती मुझे और गहने जेवर बेचकर मैं दुकान ना खोलता तो शायद हम लोगों के पास इतना कुछ ना होता। तुम्हारे गहने जेवर बहुत जल्द बनवा दूंगा मैं। बस भगवान हमारी दुकान को इसी तरह चलाते रहे। मैं सोच रहा हूँ नीलम कि एक काम वाला लड़का ढूंढ लेता हूँ मैं दुकान में, क्योंकि दुकान अब हमारी अच्छी खासी चलने लगी है। अब एक हेल्पर की जरूरत पड़ रही है मुझे, क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तो मैं सामान नहीं दे पाता हूँ ग्राहकों को। इसलिए सोच रहा हूँ कि एक लड़का ईमानदार सा मिल जाता मुझे। क्या बात है नीलम, तुम रोने क्यों लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस मुझे वो समय याद आ गया जब आप दूसरों की दुकान में नौकरी करते थे। आप दूसरों की दुकान में हेल्प करते थे और आज आपकी खुद की एक दुकान है जिसमें आप दूसरों को काम देने की सोच रहे हैं। समय का पहिया कब पलट जाए कोई नहीं जान सकता, कब किसका समय बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हाँ हाँ नीलम, तुम सही बोल रही हो। ये सब कुछ तुम्हारे साथ के कारण हुआ है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत खास है। भगवान ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाकर मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है। तुम मेरी जिंदगी में खुशहाली लेकर आई हो। आप भी मेरे लिए बहुत खास है जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। मैं आपके जीवन भर एहसानमंद रहूंगी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। कुछ दिनों पहले मुझे सब्जी मार्केट में प्रमिला चाची मिली थी। प्रमिला चाची ने मुझे देखकर आश्चर्य से पूछा कि बेटा तुम कहाँ रहने लगी हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मैंने प्रमिला चाची को घर का एड्रेस बताया। प्रमिला चाची से मम्मी जी और देवर जी की कुशल मंगल की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मम्मी जी की तबीयत खराब रहने लगी है, दवाई गोली समय पर नहीं मिल रही है, कई कई दिन हो जाते हैं तो दवाई गोली के लिए पैसे नहीं जुड़ रहे हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि वो जैसी भी हैं, जो भी हैं, लेकिन उस घर की बुजुर्ग हैं, आप लोगों की माँ है। और देवर जी तो अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, फिर वो क्यों मम्मी जी के लिए दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा पूछा मैंने तो वो कहने लगी कि पता नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब मम्मी जी की हालत धीरे धीरे करके नाजुक सी हो रही है, ऐसा बता रही थी। नीलम, मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब मेरी पूरी तरह से आत्मा फट चुकी है उन लोगों से। मैंने क्या कुछ नहीं किया उन लोगों की खातिर, लेकिन आज मुझे क्या हासिल हुआ उन लोगों के पास से? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे अपने इस पुराने घर में सहारा दिया, जिस घर में हम रहकर अपना सर तो ढांक सक रहे हैं कम से कम। वरना माँ और सुमित ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमें बर्बाद करने में। मुझे उन लोगों की बात भी नहीं करनी है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए जी, सुनिए तो जरा। मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी है नीलम। तुम मुझसे और कोई बात बोलोगी तो मैं बाकायदा सुन लूंगा, लेकिन उन लोगों के विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी है।
दोस्त कैसे हों, लेकिन हमारा परिवार है। हम लोगों को उन लोगों की खैर खबर जरूर लेनी चाहिए। वो लोग भले ही कैसे हों, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। अब आपको क्या बताऊं मम्मी, न घर में राशन है न किराने का सामान है। अब क्या बना लूं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ मैं इतनी ऐशो आराम से जीने वाली, और यहाँ आकर मैं बहुत फंसे जैसा लग रहा है मुझको। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ कर मायके आकर बैठ जाऊं। अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, यहाँ तो मेरा खुद का ही ठिकाना नहीं है। तेरी भाभी इतना ज्यादा परेशान कर रही है मुझे, जीना हराम करके रखा है। अब तू भी यहाँ आ जाएगी तो और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। इससे अच्छा तो यही है कि तू अपने ससुराल पर ही रहे। अरे जवाई बाबू से बोल, वो कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी जान खा। तुझसे प्यार किया है ना उसने, बड़े बड़े वादे करके तुझे इस घर से ले गया है ना। सारा दोष उसी का है। वो अपने बड़े भाई और भाभी को उल्टा सीधा ना बोलता तो वो लोग घर से ना जाते। इन सब का कारण वही है। तुम एक काम करो, उनका ही जान खाओ, कहीं से भी ला, कुछ भी कर कहना, पैसे तो तुझे लाकर देना ही पड़ेगा। तो यदि यहाँ आकर बैठ जाएगी तो उस घर से तेरा अधिकार भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ आने के बाद तेरी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। मैं तो कहती हूँ दोनों माँ बेटे को अच्छा सबक सिखा, तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। ये ले बेटा, तेरे पापा तुझसे बात करना चाह रहे हैं, बात कर ले अपने पापा से। हेलो मोना बेटा, यहाँ पर आने की गलती मत करना मोना, क्योंकि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। हम तो सख्त खिलाफ थे। हमें तो पहले से ही पता था कि लड़का प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। अरे प्राइवेट कंपनियों का क्या भरोसा, आज है कल डूब गई, कोई भरोसा नहीं रहता। तूने शादी अपनी मर्जी से की है तो तुझे निभाना भी पड़ेगा। यहाँ पर आकर हमारे सर पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। अब तू चाहे वहाँ मार खा, चाहे डांट खा, चाहे भूखा रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इस घर में तो तू कभी नहीं आ सकती। अब हाँ, 2-4 दिनों के लिए मायके के नाम पर जरूर आ सकती है, लेकिन तू कहे कि हमारी छाती में आकर बैठ जाए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ हमारे तो खुद ही लाले पड़े हैं, हम खुद अपने बहू बेटी के भरोसे जी रहे हैं। तो अब तुझे कौन पालेगा यहाँ। अब मेरी भी उम्र हो चुकी है, तो मैं तो कमाता नहीं हूँ, जो भी मेरे बहू बेटे दे देते हैं तो प्रेम से खा लेता हूँ। पापा, आप लोग तो इतना सुना रहे हैं मुझे जैसे मैं आप लोगों के घर पर आकर ही बैठ गई हूँ। अरे जैसा भी है जो भी है, मेरा पति ही मेरा पूरा करेगा, ये बात तो समझ गई हूँ मैं। और हाँ, अब आप लोगों के घर में ऐसे भी कभी नहीं आने वाली हूँ मैं। रखती हूँ फोन, और अब तो फोन भी नहीं लगाऊंगी आप लोगों को। समझ कर क्या रखा है मम्मी पापा ने मुझे। अरे थोड़ा सा दुखड़ा क्या बता दिया आपने, तो भला बुरा ही सुनाने बैठ गए मुझे। इंसान का समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। आज तो माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, और छोड़ेंगे भी क्यों ना, वो भी अपनी जगह पर सही है। गलत तो मैं ही हूँ, हर किसी के साथ मैंने गलत किया है, हर किसी के बारे में मैंने बुरा सोचा है, तो बुरा तो होना ही था। ये तो कलयुग है, कलयुग में तो यही करो और यही भरो, ऐसा ही सिस्टम है कलयुग में। मैं क्या करूँ माँ, मैं हार चुका हूँ। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, सारी कंपनियों में मैंने अप्लाई कर दिया नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ के मैनेजर साफ साफ मना कर रही हैं मुझे नौकरी में लेने से। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज दिन भर भूखा प्यासा मैं नौकरी ढूंढते रहा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं जाकर आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ, अपनी जान दे दूँ। क्या कर लूँ, शर्म के कारण मैं अपना मुंह नहीं दिखा सक रहा हूँ आप लोगों को। मेरे होते हुए आप लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। आज घर में राशन नहीं है, किराना नहीं है, आप लोग भी कब तक भूखे रहेंगे बताइए। सुमित, मत रोइए, आप निराश मत होइए, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। भगवान पर भरोसा करिए, भगवान इतना भी ज्यादा निष्ठुर नहीं हो सकता कि हमको खाने पीने के लिए मोहताज कर दे। मोना, आज तक कभी मैंने अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं किया जो अब कर रहा हूँ। जिस दिन से मेरे भैया इस घर से गए हैं, उस दिन से तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है उनकी छत्र छाया में रहकर कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी चीज़ के लिए मोहताज हूँ। ऊपर से माँ की ये बीमारी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी नाकामयाबी के कारण मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। मैं तो अपने आप को जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। आज तो मुझे भी एहसास हो गया है कि रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है सुमित, कुछ नहीं है। यदि रिश्ते आपके साथ है तो आप पर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए चुटकियों में हल हो जाती है, लेकिन यदि हमने रिश्तों को ठुकराया, रिश्तों का अपमान किया, तो ऐसी ही हालत होती है। बहुत गलत किया है हमने, बहुत गलत किया है। मैं तो ज्यादा दिन नहीं रही हूँ जेठ जी जेठानी जी के साथ, लेकिन जितने दिन भी रही हूँ उतने दिन तक मैंने कभी महसूस नहीं किया कि हम लोग कभी किसी चीज के लिए मोहताज हो सकते हैं। लेकिन उनके जाते ही सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। हम बर्बाद हो गए हम। बस कहने को ये घर ही बचा है हमारे पास, ये घर भी ना जाने। बेटा चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम लोग बस अपना देखो। मेरा क्या है, मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मैं तो उम्र हो चुकी है मेरी। वैसे भी मेरा जीवन अब बचा कितने दिनों का है, तुम लोग अपने बारे में सोचो। बहू, वैसे भी बेटा अब मैं तेरे कोई काम की नहीं रही, ना ही तेरे साथ कोई काम कर सकती हूँ, नहीं तुझे किसी चीज की। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। मैं वैसे भी
बहुत कुछ कह चुकी हूँ, बहुत कुछ बोल चुकी हूँ आपको। और भी ज्यादा शर्मिंदा मत करिए मुझे ऐसा बोलकर। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी जेठ जेठानी को खोकर बहुत कुछ खो दिया है। अब मैं और भी ज्यादा गलतियां नहीं करना चाहती। मैं अपने सारे गहने जेवर बेच दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मी जी, कुछ नहीं होने दूंगी। मोना बहू, मोना बहू, अरे मोना बहू, मैंने सुना कि जीजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं भागी भागी चली आई। तू तो कुछ बताती नहीं है मुझे। मम्मी जी देखिए, प्रमला चाची आई हैं आपसे मिलने के लिए। जीजी मुझे आज ही पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दौड़ी दौड़ी चली आई। इतने दिनों से तो मैं तीर्थ यात्रा गई थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आज ही मेरी बहू ने बताया है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा जाकर मिल लेती हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्रबला, कब तक जी जाऊं कोई भरोसा नहीं है। बस एक बार जीते जी मैं अपने बड़े बेटे बहू से मिलना चाहती हूँ प्रमिला, एक बार अपने बड़े बहू बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो मुझे अब उसके घर ले चल, अपने बड़े बहू बेटे के घर ले चल बेटा। नहीं नहीं जीजी, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मोना, सुमित, जीजी को नीलम बहू के पास ले चलो। वो अपने बेटे बहू से बहुत प्यार करती हैं। यदि कल को कुछ हो गया तो तुम दोनों जीवन भर के लिए पछताओगे। हाँ हाँ चाची जी, जरूर लेकर जाएंगे, जरूर लेकर जाएंगे। हमने पहले ही इतनी गलतियां कर चुकी है, लेकिन आप कोई गलती नहीं करना चाहते। सुमित जी ऑटो बुलाइए, हम मम्मी जी को बैठा कर भैया और दीदी के घर जाएंगे, ताकि हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकें और मम्मी जी को उनसे मिलवा सकें। यदि कल को मम्मी जी को कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे। इसी ग्लानि में जीते रहेंगे कि मम्मी जी कि हमने अंतिम इच्छा भी पूरी न कर पाई। लेकिन मुझे तो ये भी पता नहीं है कि भैया भाभी कहाँ रहते हैं। मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनके बारे में। मैं जानती हूँ बेटा, मुझे बताया है नीलम बहू ने। एक दिन सब्जी मार्केट में नीलम बहू से मुलाकात हुई थी, उसने बताया है मुझे। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। ठीक है चाची जी, मैं ऑटो बुलवाता हूँ अभी। सुमित्र थी ऑटो बुलवाता है और अपने भैया भाभी के पास अपनी माँ को ले जा लेता है। मेरी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई और तुम लोगों ने मुझे एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा। एक गैर समझ कर ही मुझे बता देते तुम लोग। भैया भाभी आप लोग घर से क्या निकले, हमारा तो चैन सुकून सब चला गया, सब सब चला गया। भैया भाभी बर्बाद हो गए हम, मेरी नौकरी चली गई, हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। माँ की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लगी। पैसे न होने के कारण, दवाई गोली समय पर न मिलने के कारण माँ की ये हालत हो गई है। देवर जी इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। कम से कम एक बार बता तो दिया होता, एक फोन कर लेते, फोन नंबर तो था आप लोगों के पास। दीदी हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन किस मुंह से बताते? जो व्यवहार हम लोगों ने आपके लिए किया, भैया के लिए किया, क्या वो कम था? हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम आप लोगों के सामने खड़े रहें, लेकिन हम लोग बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछतावा हो रहा है हमें इस बात को लेकर कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, आप लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया। आज हम लोगों को हमारे किए का फल मिल रहा है। आज यदि हम लोग फूटी कौड़ी के लिए मोहताज हैं तो आप लोगों का दिल दुखाने के कारण ही है। ये कलयुग है, कहते हैं ना लोग कि यही करो यही भरो। हमें तो ज्यादा समय भी नहीं लगा, 2-3 महीनों के अंदर ही सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा अब जीवन के इस पड़ाव में आकर मैं और गलतियां नहीं करना चाहती, मैं माफी मांगना चाहती हूँ अपने किए की। मैंने जीवन भर तेरे साथ और तेरी पत्नी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अब पता नहीं ये जीवन कितने दिनों का है, इसलिए जीवन के अंतिम समय में मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। अपनी इस माँ को माफ कर दे बेटा। ये कैसी बात कर रही हैं माँ आप? आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मम्मी जी कुछ नहीं होने देंगे आपको। हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, अच्छे से आपका इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, मुझे मर जाने दो। मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी भला? ऐसा नहीं बोलते मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए आप। और माता पिता भले ही अपने बच्चों से नाराज हो जाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, तो आप हमें भला कैसे छोड़ सकती हैं? आप चलिए अजी, आप तुरंत डॉक्टर को घर पर ही बुलाइए, एक काम करवाइए, नहीं तो एम्बुलेंस बुलाइए और मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलिए पहले। ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहा है तू? कान पकड़कर 2 हाथ लगाऊंगा अभी गाल में, सब सीधा हो जाएगा। इतना परेशान हो गया, इतना परेशान है, भाई भाई के लिए मोहताज है, और अपने बड़े भाई को बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने। कोई कहीं नहीं जाएगा, आज से मेरे साथ ही रहेगा तू, और हम दोनों भाई मेरी किराना की दुकान चलाएंगे, तू भी मेरी दुकान में मेरी हेल्प करेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा अब। हाँ हाँ पूरा परिवार साथ में रहेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी हम लोगों के पास भगवान का दिया सब कुछ हो गया है, परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग यहाँ 2 वक्त का खाना खाएं और आप लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो, ऐसा नहीं हो सकता।
आप लोग धन्य हो भैया भाभी, आप लोग धन्य हो। जीवन भर आप लोगों का एहसान मानूंगी मैं, जीवन भर। मेरे अपने पराये हो गए, लेकिन आप लोगों ने हमारे ऐसे मुसीबत के समय पर साथ दिया। मैं जीवन भर आप लोगों का एहसान मानूंगी। माफ़ कर दीजिए भैया, माफ़ कर दीजिए भाभी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ा गुनाह किया भाभी। खास तौर पर भाभी आप तो मुझे माफ़ कर दीजिए। देवर जी, भले ही आप मुझे अपनी भाभी मानते थे, लेकिन मैंने आपको एक बच्चे से कम नहीं समझा है। मैंने अपना बेटा ही समझा है आपको। और जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ करते हैं। मैंने भी आपको माफ किया। आज से हम सारे परिवार एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।